हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल के पार्ट स्टार्ट किए थे और हमने बात कर ली थी सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की। अब आप सब जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो सेल का हिस्सा होता है दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज साइटोप्लाज्म। ये बात हमने प्रोकैरियोट्स में भी की थी, यहाँ भी लागू होती है। ठीक, अब क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, इन यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर ये सेल ऑर्गेनेलीज इनमें से कुछ अपना काम करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाती हैं, और जब दो से ज्यादा सेल ऑर्गेनेलीज मिलकर काम करने लगती हैं तो ये एक सिस्टम बन जाता है। अब क्योंकि ये सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। वैसे तो सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ 4 सेल ऑर्गेनेलीज पार्टिसिपेट करती हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स। इसके अलावा सेल में और बहुत कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीसोम है, पर वो इसका हिस्सा नहीं होते। इसके हिस्से में यही 4 सेल ऑर्गेनेलीज आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको दिखाया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन एनी यूकैरियोटिक सेल every cell organelle has its own structure and function. Some of them function coordinating with each other and they form system. Since this system is within plasma membrane, therefore it is known as endomembrane system. And this endomembrane system includes 4 cell organelles: endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. एक साइंटिस्ट थे नोविकोव। नोविकोव ने इसको GERL सिस्टम भी कहा। GERL क्यों कहा? G फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L फॉर लाइसोसोम्स। अब आप कहोगे मैम इसमें वैक्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मानना था, नोविकोव का मानना था कि वैक्यूल आर अ काइंड ऑफ मॉडिफाइड लाइसोसोम। और ये कैसे, ये मैं अभी आगे आपको समझाती हूँ। इसी वजह से इन्होंने इस सिस्टम का नाम GERL रख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हर एक का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये आपस में कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखिए, हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले तो हमें जानना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या और उसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है। एक्चुअली ये सारा काम स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल है, वो मास्टर ऑर्गेनेल है, वो सारे कामों को कंट्रोल करता है। तो जो ये न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स में हम बात कर चुके हैं, इसकी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, आउटर न्यूक्लियर एनवेलप, इनर न्यूक्लियर एनवेलप। तो होता क्या है कि ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये फैल जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाती है। तो ये एक नेटवर्क बना लेती है। और ध्यान रखना, अभी नहीं, पूरी बायोलॉजी में कहीं भी नेटवर्क के लिए हम वर्ड रेटिकुलम यूज करते हैं। रेटिकुलेट वर्ड कहीं भी आता है, उसका मतलब नेटवर्क होता है। एंडोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ एक नेटवर्क है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड बेसिकली है क्या, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। कौन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे सेल में फैल जाती है, एक नेटवर्क बना लेती है, उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर वाइज 3 तरीके का नाम हम यूज करते हैं। ऑल्दो एनसीईआरटी में की यूज हुआ है ट्यूबुलर, बट यहाँ सिस्टर्नी, लैमेलर ये वर्ड भी यूज किया जाता है। तो ट्यूब लाइक फिलामेंट्स जैसे होते हैं और पूरे सेल में फैले होते हैं, और ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर देते हैं ताकि सिग्नलिंग प्रॉपर हो सके। पूरे सेल में फैले होते हैं, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स होते हैं, सेल को अंदर से स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं और सेल को, साइटोप्लाज्म को 2 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। सेल का वो पार्ट जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आता है, 2 मेम्ब्रेन के बीच की कैविटी को क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में जो हिस्सा आता है उसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं, और मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल का हिस्सा है उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बताया मैंने? रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क, एंडोप्लाज्मिक क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, सो इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक, ये क्या है? ये है एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर एनवेलप एंड इट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट
पार्ट विद इन पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या है पेरीन्यूक्लियर स्पेस? द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट पार्ट आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जो हिस्सा होगा दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो यहाँ देखिए डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये एक मैंने छोटा सा कंसाइज वर्जन बनाया है। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस पे आप ध्यान दीजिए, ये मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, और इस पर अगर ध्यान दो कि ये इनर कवरिंग है, इसको मैंने देखिए मार्क किया है इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर है जो फैलती चली जा रही है। आपका डायग्राम यहाँ साफ सुथरा रहे इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। एक्चुअली पूरे सेल में फैल जाती है और किससे कनेक्ट करती है? जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये जो एक्सटेंशन है आउटर न्यूक्लियर एनवलप की, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो फैल गई है, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप देख रहे हो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह है, इसी जगह को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, इसी को बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो ये देखिए, ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह है इसको मैं क्या बोला? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और इसके बाहर जो भी हिस्सा आएगा सेल का दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एक चीज आप और नोटिस कर रहे होंगे कि इस एक्सटेंशंस पर, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो जब ये राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो ये इसको ग्रैन्युलर रफ अपीयरेंस देते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। अगर उसमें राइबोसोम अटैच्ड है, वो ग्रैन्युलर है, रफ है, तो उसे RER कहते हैं। और अगर राइबोसोम नहीं अटैच्ड है तो वो एग्रैन्युलर है, स्मूथ है, उसे SER कहते हैं। यहाँ मैंने लेबल कर दिया, आगे इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अगर राइबोसोम्स अटैच्ड है तो वो RER है, और इसमें देखो नहीं अटैच्ड है तो वो SER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है। इन जनरल में जब भी बच्चों से पूछती हूँ व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो दो जवाब देते हैं मैम, SER एंड RER। वो तो उसका टाइप है ना बेटा। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अब चलो बात कर लेते हैं कि RER क्या होता है और उसके क्या काम होते हैं, और SER क्या होता है और उसके क्या काम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले RER के बारे में। तो ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अब हम टाइप्स की बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिक दो टाइप का हो सकता है, RER एंड SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका ग्रैन्युलर अपीयरेंस होता है, रफ अपीयरेंस होता है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर, आउटर सरफेस पर राइबोसोम लग जाते हैं। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो ATS टाइप होते हैं, और ATS में दो सब यूनिट्स होती हैं, 60S एंड 40S। लार्ज सब यूनिट इज 60S एंड स्मॉल सब यूनिट इज 40S। तो ये जो लार्ज सब यूनिट है ये अटैच हो जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्यों अटैच हो जाती है? क्योंकि इसके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, राइबोफोरिन 1 एंड 2। ये दो प्रोटीन्स हैं जो कि इसमें अटैचमेंट साइट क्रिएट करती हैं। अगर आपको मालूम हो, जैसे एंजाइम्स में एक्टिव साइट्स होती हैं, एंजाइम्स में पॉकेट्स होते हैं जिसमें जाके सबस्ट्रेट फिट हो जाता है, जैसे लॉक एंड की होता है, जैसे ताले में चाबी फिट होती है, इसमें छेद होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या करती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर एक स्पेशल पॉकेट्स क्रिएट करती है जिसमें जाकर ये सब यूनिट फिट हो जाएगी। तो लार्ज सब यूनिट के फिट होने के लिए पॉकेट क्रिएट करती हैं, इसी वजह से यहाँ लार्ज सब यूनिट जाकर चिपक जाती है, फिट हो जाती है, और ये रफ दिखाई देने लगता है। तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो टुकड़ा जिसमें ये ग्लाइकोफोरेंस नहीं होंगे तो क्या होगा, वहां ये पॉकेट्स नहीं होंगी, वहां ये सब यूनिट अटैच नहीं होंगी, वो बिल्कुल स्मूथ एक ग्रैनुलर दिखाई देगा, तो वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो चलिए देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला टाइप ग्रैन्युलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रैन्युलर और रफ अपीयरेंस क्यों? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ लार्ज सब यूनिट, और यूकैरियोट में लार्ज सब यूनिट क्या होती है, 60S। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 40S जुड़ेगा नहीं, इसके ऊपर जुड़ेगा। तो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन जुड़ा हुआ है, 60S ऑफ राइबोसोम एट इट्स एक्स्ट्रा ल्यूमिनल सरफेस, यानी आउटर सरफेस। दिस अटैचमेंट, ये अटैचमेंट क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, और वो क्या करती हैं, दे प्रोवाइड द अटैचमेंट साइट। ठीक है, अब इसके काम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है। अच्छा, बहुत कॉमनली जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि RER का क्या फंक्शन है, फट से आंसर देते हो प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस सेल में सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनली करती है, दैट इज राइबोसोम, इसीलिए उनको सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये राइबोसोम को अटैच होने की जगह दे रहे हैं,
ये उनको हेल्प करते हैं। तो हम वर्ड हेल्प का इस्तेमाल जरूर करेंगे। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, साइंस में हर वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए जिस सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज्यादा रेट से होती है, फ्रीक्वेंट होती है, वहां पर RAR बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, और एक काम क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये न्यूक्लियर एनवेलप को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर देती है ताकि बढ़िया सिग्नलिंग हो सके। और क्या करती है, पूरे सेल में फैली होती है, अंदर से स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। ये वो एंजाइम्स बनाएगी, ये वो प्रिकर्सर्स बनाएगी जो लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स का स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। ये प्रिकर्सर का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करती है फॉर द एंजाइम फॉर्मेशन, जो काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा। एंड दैट इज हाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड फाइनली यही SER भी बनाती है। भाई इसी का वो टुकड़ा है SER जहां पर राइबोसोम अटैच नहीं है। ठीक है, तो हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, RAR is frequently observed in the cells involved in active protein synthesis. This point is very important for you. They connect nuclear membrane with plasma membrane. They provide internal structural support and they provide precursor to lysosomal enzymes and they give rise to SER. So this is all about the rough endoplasmic reticulum. Let's now talk about smooth endoplasmic reticulum. तो ये देखिए, दिस इज ए ग्रैन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ए ग्रैन्युलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले मैंने आपको बताया कि क्या अलग है। यहाँ पर सरफेस पर राइबोसोम्स का अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये स्मूथ लगते हैं, इसलिए ये ए ग्रैन्युलर लगते हैं। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके पास वो ग्लाइकोफोरेंस, वो राइबोफोरेंस नहीं होती। ठीक, अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। जैसा हमने वहां बात की थी कि इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ हम हेल्प नहीं कह रहे हैं, इट इज द साइट ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। सेल में लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस की जो जगह है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और क्योंकि ये लिपिड बनाते हैं इसलिए ये सेल में ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, मान लो कि आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक चीज एंटर कर गई जो वाटर सॉल्युबल है, तो हमारी बॉडी 70% से भी ज्यादा पानी से बनी है, तो पूरे बॉडी में वो टॉक्सिन फैल जाएगा और फिर हमें नुकसान पहुंचाएगा। अगर हमें इसको डिटॉक्सिफाई करना है तो हम क्या करें, इसके चारों तरफ लिपिड लगा के इसको वाटर इनसॉल्युबल बना दें और फिर उसको हम सेल से एक्सक्रीट कर दें। तो ये काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो उस वाटर सॉल्युबल चीज के चारों तरफ क्या करता है, लिपिड लगा देता है, उसको एक इनसॉल्युबल वेसिकल में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये प्लांट्स में लाइसोसोम बनाने का काम करता है। अभी मैं आगे आपको लाइसोसोम बताऊंगी। लाइसोसोम वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो बनाने का काम प्लांट्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। और प्लांट के लाइसोसोम का नाम होता है स्फेरोसोम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगर बात करें, ये करता है सेल के जीनोबायोटिक्स का डिग्रेडेशन। व्हाट इज जीनोबायोटिक्स, जो चीज हमारी बॉडी नहीं बनाती हम बाहर से खा लेते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव हो गया, कोई फूड में अडल्ट्रेंट हो गया, कोई जैसा फूड कलर हो गया, मतलब ऐसी कोई चीज जो हमारी बॉडी नेचुरली नहीं बनाती, हम उसको बाहर से खा ले रहे हैं और बॉडी उसको डिग्रेड करने में बॉडी को दिक्कत हो रही है। तो वैसी चीजों का डिग्रेडेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और हमारी बॉडी को फिट रखता है। कैसे कर पाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से जुड़ा होता है, दैट इज साइटोक्रोम P450। इसके अलावा ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है बाय रिलीज एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन। और आप सब जानते हैं कि मसल सेल्स को सार्कोमियर्स कहते हैं, तो उनमें पाए जाने वाले रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एक करके इनके फंक्शन देख लेते हैं। एक ग्रैनुलर या स्मूथ होते हैं, एक ग्रैनुलर या स्मूथ अपीयरेंस होता है क्योंकि राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसलिए मैंने उस पर टिक कर दिया है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These are the site of lipid and steroid synthesis. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग मैंने आपको समझा दिया, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करेगा, उस टॉक्सिन और टॉक्सिक मटेरियल के चारों तरफ लिपिड लगाएगा, उसको इनसॉल्युबल बनाएगा और उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। फॉर्मेशन ऑफ स्फेरोसोम्स, जिनको प्लांट लाइसोसोम्स कहते हैं। सेल जीनोबायोटिक्स में इन्वॉल्व होता है। क्या होते हैं जीनोबायोटिक्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते, हम बाहर से इनको कहीं से अपटेक कर लेते हैं और उनको हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करने में डिफिकल्टी फेस कर रही होती है। Then it is associated with muscle contraction by release and uptake of calcium ion, and then it is known as sarcoplasmic reticulum. So this is all about the smooth endoplasmic reticulum.
तो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड द फर्स्ट पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, गोल्जी एपरेटस की, और देखेंगे कि कैसे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं गोल्जी एपरेटस की। ये देखिए, दिस इज गोल्जी एपरेटस, द सेकेंड यूनिट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो दूसरी सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व है दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी एक नेटवर्क है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स का, जो कि न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। और इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा है? क्योंकि इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 में। नाउ अगेन अ साइंटिस्ट एंड अ डेटा दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जो भी साइंटिस्ट और जो भी ईयर आपकी एनसीईआरटी में दिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, दैट इज कैमिलो गोल्जी 1898। तो ये भी रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने आपको बताया था रेटिकुलर मतलब नेटवर्क जैसे। ट्यूबुलर, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में कनेक्ट होकर नेटवर्क बन गए हैं, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है। काम क्या है इनका कि न्यूक्लियस पर जो राइबोसोम लगे हैं जो कि नया नया प्रोटीन बनाएंगे, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नया नया लिपिड बनाएगा, अगर इन दोनों चीजों को कहीं दूर जाना है, कहीं सिक्रीट होना है, तो फिर उनको प्रोसेस और छोटे छोटे वेसिकल में पैक करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, हमारे मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में नहीं होता, प्लांट्स के सीव ट्यूब एलिमेंट में नहीं होता, और दो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, उनके स्पर्म सेल्स में नहीं होता। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो फेसेस होते हैं। अगर मैं ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हिस्सा क्या है, कॉन्वेक्स, और ये हिस्सा क्या है, कॉन्केव। तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। एक इसका कॉन्वेक्स फेस होता है जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, और एक इसका कॉन्केव फेस होता है जो न्यूक्लियस से दूर होता है। तो जो इसका कॉन्वेक्स फेस होता है उसको सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, क्योंकि ये मटेरियल्स को रिसीव करता है, फिर अंदर ही अंदर पैकेज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और अपने कॉन्केव फेस से रिलीज कर देता है। तो कॉन्केव फेस को मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे देख लीजिए। इसको सबसे पहली बार कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था 1898 में। डेंसली स्टेन्ड होते हैं, डार्कली स्टेन्ड होते हैं, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन करते हैं, और न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शेप फ्लैट डिस्क शेप होता है जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है। ये वर्ड मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी यूज करके बताया था, ऑल्दो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन ये उसके लिए भी यूज होता है। साइज इनका इतना डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। कहाँ एब्सेंट होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में, मेमेलियन आरबीसीज में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स में, एंड स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में। ठीक, दो फेसेस होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस कॉन्वेक्स, ट्रांस कॉन्केव। सिस फॉर्मिंग, ट्रांस मैच्योरिंग। ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस होगा, ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। ये मटेरियल को रिसीव करेगा, ये मटेरियल्स को पैकेज करके रिलीज करेगा, और ये जो पैकेज करके रिलीज करता है उन पैकेज्ड वेसिकल्स को गोल्जियन वैक्यूल्स और वेसाइकल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ये चीजों को प्रोसेस करता है और पैकेज करता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो यूनिट्स होती हैं गोल्जी एपरेटस की, ये गोल्जी एपरेटस की यूनिट्स एनिमल्स के केस में आपस में जुड़ी होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, और इंटरकनेक्ट हो जाने के कारण ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए एनिमल्स में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। प्लांट्स में यूनिट्स कनेक्टेड नहीं होती तो ये सिंपल होती है, तो इनको डिक्टियोसोम्स कहते हैं। और खास बात, फंजाई में एक ही यूनिट होती है, इसको यूनिसिस्टर्नल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूनिट्स ऑफ गोल्जी एपरेटस आर कनेक्टेड इन एनिमल्स, देयरफॉर इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो एनिमल्स के केस में इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इट इज नॉट इंटरकनेक्टेड इन प्लांट्स, सो इट इज सिंपल। तो प्लांट्स के केस में हमने इसको क्या कहा? डिक्टियोसोम्स। और फंजाई के केस में इट इज यूनिसिस्टर्नल। फंजाई में ये कैसा है? यूनिसिस्टर्नल। अब देखिए कि यहाँ मैंने एक डायग्राम शो किया है आपको। तो डायग्राम्स में देखिए कि न्यूक्लियस, मैंने छोटा सा न्यूक्लियस बनाया और ये दिखाने की कोशिश की है कि न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में ये कैसा पोजीशन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो देखो यहाँ पे सिस और ट्रांस फेस दिख रहा है। ये जो कॉन्वेक्स फेस है ये न्यूक्लियस की तरफ है, इसको सिस कहते हैं, और ये जो कॉन्केव फेस है ये ट्रांस फेस है, ये उसके अगेंस्ट होता है। आर से पे अटैच जो राइबोसोम है उन्होंने नई नई प्रोटीन बनाई, ये प्रोटीन इसने ले ली। एसईआर ने जो लिपिड बनाया वो लिपिड इसने ले लिया।
ये क्या करेगा, इन प्रोटीन्स और लिपिड को प्रोसेस करके पैकेज करेगा। क्यों भाई, अगर किसी जगह पर, दूर जगह पर टारगेट में आपको ये चीजें भेजनी है तो ये चीजें रिएक्टिव होती हैं। जैसे अगर मैं आपको प्रोटीन्स के टर्म्स में समझाऊं, प्रोटीन्स में कई स्टेजेस होती हैं उनके स्ट्रक्चर की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्टेज एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप फ्री रहता है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है, दोनों ही रिएक्टिव ग्रुप्स हैं। अगर आपने ऐसे ही प्रोटीन को रिलीज कर दिया तो फिर वो रास्ते में जिस जिससे मिलेगा रिएक्ट करते जाएगा। अब हमने भेजना कुछ और था, पहुंचा कुछ और, क्योंकि रास्ते में तो रिएक्ट कर गया। तो हमें क्या करना है, इन रिएक्टिव एंड्स को बंद कर दें और हम इसको अच्छे से प्रोसेस करके एक छोटे से पैकेट में पैक कर दें ताकि इसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, वो पैकेजिंग का काम कौन करेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा। ये अपने सिस फेज से रॉ मटेरियल को लेगा और ट्रांस फेज से प्रोसेस्ड मटेरियल्स को रिलीज करेगा इन स्मॉल पैकेट्स, जिनको गोल्जियन वेसिकल्स या गोल्जियन वैक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, यही सब इनका फंक्शन है। फंक्शन देखिए, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स विच आर टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, सेल के अंदर के टारगेट्स, और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। लिपिड को कैसे ये ट्रांसफॉर्म करता है, लिपिड को कैसे मॉडिफाई करता है, बाय एडिंग ग्लूकोज टू इट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। सिमिलरली प्रोटीन्स में ग्लूकोज ऐड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसाइडेशन। बड़ी खास बात कि स्पर्म जो होता है, उसका जो एक्रोसोम होता है, आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें जो एक्रोसोम होता है वो भरा होता है गोल्जी एपरेटस से, क्योंकि ये ऐसे ही एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनाएंगे जो पेनिट्रेशन करने में आसानी प्रोवाइड करेगा। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज मॉडिफाइड गोल्जी एपरेटस। रूट कैप सेल्स आर रिच इन गोल्जी बॉडीज which secrete mucilage for lubrication of root tips। भाई रूट को भी सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते हुए जाना है, वहां बहुत सारी जो है हर्डल्स हैं, वहां बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो उसको भी ऐसा कुछ लुब्रिकेशन चाहिए जिससे वो आसानी से पेनिट्रेट कर सके, तो वहां पर भी गोल्जी एपरेटस होते हैं। और गोल्जी एपरेटस सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज लाइसोसोम्स। तो हम थर्ड पार्ट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज लाइसोसोम्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सिस और ट्रांस फेस होता है। सिस फेस से वो सामान को लेता है, ट्रांस फेस से वो उसको मॉडिफाई करके, प्रोसेस करके, पैकेज करके रिलीज कर देता है। तो ये जो नया नया पैकेज अभी रिलीज हुआ है, स्मॉल वेसिकल्स जो अभी अभी रिलीज हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स जो हैं छोटे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्फेरिकल वेसिकल जैसे होते हैं, और इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो किसी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को। अगर लिपिड्स को कर रहे हैं तो लाइपेसेस हैं, प्रोटीन्स को कर रहे हैं तो प्रोटीएसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेसेस हैं, न्यूक्लिक एसिड को कर रहे हैं तो न्यूक्लियसेस हैं। और ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो इनिशियली इनएक्टिव होते हैं, इनको एसिडिक पीएच चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए। अगर इनिशियली एक्टिव हो जाएंगे तो सेल की सारी चीजों को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, सेल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही एक्टिव होते हैं जहां इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये जो लाइसोसोम होते हैं, इनको बनाया तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने है, लेकिन ये लाइसोसोम टाइम के साथ साथ अपना शेप चेंज कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। पॉली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फिक मतलब अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी। तो इनकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है, इसीलिए इनको पॉलीमॉर्फिक इन नेचर बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स कैसे होते हैं। तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल मतलब छोटे गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय एंड रिलीज्ड बाय द ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस। ठीक, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Can change their shape and size according to their contents and function। क्या उसमें है, क्या वो काम कर रहे हैं, इसके हिसाब से वो अपना शेप और साइज घटा बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इनको पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। टाइप्स देख लेते हैं। जो सबसे पहले बनेगा उसको प्राइमरी कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म्ड इज प्राइमरी। सो दे आर स्मॉल न्यूली सिंथेसाइज्ड, फर्स्ट फॉर्म्ड एंड रिलीज फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। वही ट्रांस फेस जो होगा गोल्जी एपरेटस का, ये इसको रिलीज करेगा। क्या होगा इसमें, rich in almost all type of hydrolytic that is digesting enzymes,
जिनको हम हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं कैटेगरी, और उनमें क्या क्या आते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेजेस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेटेस एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे होते हैं। एंड दे आर ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक pH। नाउ दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के पास अगर परफेक्टली ऑल टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे तो वो कुछ भी पचा सकता है, कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है। उससे उसे न्यूट्रिएंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो कुछ भी पचा सकता है। और जिन लोगों को ये डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है, यानी आपके लाइसोसोमल एंजाइम में थोड़ी सी झोल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करते हैं। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में जो चीज को डाइजेस्ट होना है वो चीज कहाँ है, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में सामान होता है, फूड वैक्यूल में मटेरियल्स होते हैं। तो जिस चीज को डाइजेस्ट होना है वो फूड वैक्यूल में है, उसे फेगोसोम कहते हैं। और जिसमें जो चीज डाइजेस्ट कर सकती है वो प्राइमरी लाइसोसोम में। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये फूड वैक्यूल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो ये बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, तो साइज बड़ा हो गया। इसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको हेटेरोफेगोसोम कहते हैं क्योंकि ये दो चीजों के मिक्सचर से बना है और यहाँ डाइजेशन होगा, इसलिए इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से, दे आर फॉर्म ड्यू टू फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फूड वैक्यूल, दैट इज फेगोसोम। एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड, यहाँ एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, पीएच एसिडिक हो जाएगा। कैसे, साइटोप्लाज्म का जो भी H+ आयन होगा उसको अंदर भेज दिया जाएगा, इनफ्लक्स कर दिया जाएगा उसका। डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन यहाँ पे होगा। डाइजेशन हुआ, जो काम की चीज थी डाइजेस्ट हो गई, जो काम की चीज थी एब्जॉर्ब हो गई। अब जो बचा कुचा कचरा है, जो बचा कुचा मटेरियल है, वो अब इस बॉडी में अगर है तो अब इस लाइसोसोम का नाम चेंज हो गया। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं है, अब इसका नाम है रेसिडुअल बॉडी। थर्ड टाइप, रेसिडुअल बॉडी कंटेन्स अनडाइजेस्टेड रेसिडुअल मटेरियल व्हिच इज लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ दो केसेस हैं। अगर ये लेफ्ट ओवर मटेरियल हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो इसको सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। और सेल से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस ई फैगी। लेकिन अगर ये टॉक्सिक नहीं है और हो सकता है सेल को फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ जाए, नॉन यूजफुल है पर टॉक्सिक नहीं है, तो फिर इसको स्टोर कर दिया जाता है इन वैक्यूल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नोविकॉफ ने इसका नाम GERL रखा था, इन्होंने V इंक्लूड नहीं किया था, वैक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि लाइसोसोम का ही एक वर्जन वैक्यूल होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि रेसिडुअल बॉडी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैक्यूल इफ इट इज कंटेनिंग नॉन टॉक्सिक बट नॉन यूजफुल थिंग्स। ठीक है, तो अगर ये टॉक्सिक है, इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस और ई फैगी, एंड इफ इट इज नॉन टॉक्सिक, कंटेन नॉन यूजफुल थिंग्स, देन इट इज स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। ठीक है, इसी में एक टाइप होता है ऑटोफेजिक वैक्यूल। आपने एक नाम बहुत कॉमन सुना होगा कि लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग्स कहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं। तो ये देखिए, लाइसोसोम्स को ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्यों कहा गया। अगर मान लो सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनली डेड हो जाए, डिसीज हो जाए, पुरानी हो जाए, फंक्शन नहीं कर रही है, तो फिर क्या होता है, उसको हमें हटाना पड़ेगा सेल से, क्योंकि वो सेल में काम नहीं कर रही है। तो फिर क्या करेंगे, उसके चारों तरफ हम छोटे 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 प्राइमरी लाइसोसोम्स लगा देंगे और एक वैक्यूल क्रिएट करेंगे, और वो सारे प्राइमरी लाइसोसोम अपने सारा डाइजेस्टिव जूस उसमें सिक्रीट कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा। अब सेल अपनी ही चीज का डाइजेशन कर रहा है, तो इसको ऑटोलिसिस, लिसिस करना मतलब मार देना, एंड या ऑटो डाइजेशन कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि सेल के अपने ही पार्ट्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। देन इट इज नोन एज सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ऑटोफेजिक वैक्यूल, मेनी प्राइमरी लाइसोसोम्स सराउंड ओल्ड और डिसीज्ड or dead cell organelles and digest them by the process of autolysis or autodigestion, also known as suicidal bags of the cell. यही हेल्प करते हैं, यही फिनोमेना हेल्प करता है जब मेटामॉर्फोसिस होती है, जब कोई लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके लार्वल पार्ट गायब हो जाते हैं। जैसे आपने फ्रॉग के लार्वा में देखा होगा, टैडपोल में टेल होती है, पर एडल्ट फ्रॉग में धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाती है। कैसे? बाय दिस एक्शन, by the lysosomal action. So tails in frogs is disappeared by the action of a lysosomal enzyme, and that lysosomal enzyme is capsaicin. Also help in disappearance of larval parts, like disappearance of tail in frogs during metamorphosis, and it is due to a lysosomal enzyme capsaicin. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि
अगर कोई नॉन यूजफुल चीज को हमें स्टोर करना होगा तो वो हम सेल के साइटोप्लाज्म के एक ऐसे स्पेस में स्टोर करेंगे जिसको हम कहेंगे वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? सेल का एक मेम्ब्रेन बाउंड जगह है जहां हमने नॉन यूजफुल चीजों को रखा है। एक्स्ट्रा पानी हो, सैप हो, कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जो नुकसान ना पहुंचा रहा हो, और नॉन यूजफुल चीजें हो। ये जो मेम्ब्रेन इसकी है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ध्यान रखना, बार बार कह रही हूँ, एवरी लिविंग मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, और इसका नाम है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इसमें आपको कुछ डालना हो या इसमें से कुछ निकालना हो, ऑलवेज इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट है, इसको एज इट इज ध्यान रखना है कि टोनोप्लास्ट के अक्रॉस मूवमेंट हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। ठीक है। प्लांट्स के केस में ये एक लार्ज सिंगल सैप वैक्यूल होता है जो उसके सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। और एनिमल्स के केस में ये छोटे छोटे पेरिफेरल होते हैं, समय पड़ने पे बनते हैं, समय पड़ने पे खत्म हो जाते हैं। जैसे कि डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल होता है और एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है अमीबा में, जो कि एक प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो यहाँ देखिए वैक्यूल में membrane bound space है cytoplasm की, bounded by a single selectively permeable membrane, and that membrane is tonoplast. It contains water, sap, excretory products and other non-useful materials. Transport across the tonoplast is always active transport, that is against concentration gradient. In plants it is single large central sap vacuole and can occupy up to 90% volume, and in animals it is small peripheral temporary food vacuole for digestion, contractile vacuole for excretion in amoeba which is a protista। प्रोटिस्टा एक किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है। जो पॉइंट आपको याद रखना है, प्लांट्स का ये सिंगल सैप वैक्यूल 90% वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर लेता है। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, मैंने हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर बता दिया, फंक्शन बता दिया। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगी कि कैसे ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे ये एक सिस्टम बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं फॉर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 पार्ट्स थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट एक्सटेंशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ राइबोसोम लगे हैं वो रफ ER और जहाँ पे नहीं लगे हैं वो SER। RER क्या बना रही है? न्यू प्रोटीन्स, और SER क्या बना रहा है? न्यू लिपिड्स। इन दोनों को किसने रिसीव किया? सिस फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस ने। इसको अंदर ही अंदर मॉडिफाई किया और उसको अपने ट्रांसफेज से रिलीज कर दिया। जो रिलीज हुआ वो क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के पास क्या है? इनएक्टिव एंजाइम्स। इधर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या है? फूड पार्टिकल उसको बाहर से दिखाई दिया, उसने अपने अंदर उसको अंदर ले लिया बाय एंडोसाइटोसिस और क्या बना दिया? फूड वैक्यूल या फेगोसोम। अब जो चीज डाइजेस्ट होनी है वो यहाँ है और जो डाइजेस्ट कर सकता है वो यहाँ है। तो दोनों आपस में फ्यूज हुए और बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए। ये सेकेंडरी लाइसोसोम में यहाँ डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद जो बची कुची चीजें रह गई तो अब इसको हमने क्या कहा? रेसिडुअल बॉडी। अगर ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है ये टॉक्सिक है तो हम इसको क्या करेंगे? एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकाल देंगे, और अगर ये टॉक्सिक नहीं है तो वैक्यूल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। तो आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये ऑल 4 आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। तो इस तरीके से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर ये आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।